In this lecture, we are going to discuss about numericals of chapter number 4. Question number 1 की बात करते हैं. A machine gun fires 6 bullets per minute, यानी 1 मिनट में 6 bullets को फायर किया जाता है with the velocity of 700 मीटर पर सेकेंड, यानी हर बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 700 है मीटर पर सेकेंड. If each bullet has a mass of 40 ग्राम, हर एक का mass भी given है, then find the power developed by the gun. आपने गन की पावर को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग गिवन और देखते हैं हमें क्या चीज बताई जा रही है. सबसे पहले हमें बताया गया है नंबर ऑफ बुलेट्स वो 6 हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बुलेट्स की जो तादाद है उसको n कह लें, वो 6 है. पर मिनट यानी टोटल टाइम कितना है 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड्स तक उसे फायर किया जाता है. 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स. ओके, विद द वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड. जो हमें वेलोसिटी गिवन है ना हर बुलेट की, वो कितनी है 700 मीटर पर सेकेंड. और फिर क्या कहते हैं, इफ ईच बुलेट हैज अ मास, हमें मास भी बता दिया गया, दैट इज 40 ग्राम. ये एक बुलेट का मास है. इसे 1000 पे डिवाइड करें, 0.04 किलोग्राम बनेगा. इसे मैं M1 कह रहा हूं. ये किसका मास है 1 बुलेट का. यहां पर आप बेशक लिख लें साथ 1 बुलेट. एक बुलेट का जो मास है वो 40 ग्राम है, यानी 0.04 किलोग्राम. हमने करना क्या है, पावर डिवेलप्ड बाय द गन, यानी पावर ऑफ गन फाइंड आउट करनी है. सो मूव टू रिक्वायर्ड. यहां पर हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ या पावर डिवेलप्ड बाय या पावर ऑफ गन, ये हमें फाइंड आउट करनी है. इसको मैं P कह लेता हूं. अब चलेंगे हम कैलकुलेशंस की जानिब. तो हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले कैलकुलेशंस. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सोचें. पावर का फॉर्मूला आपके जहन में क्या आता है. अब फौरन कहेंगे सर हमें तो पावर का जो फॉर्मूला पड़ा है वो है W/T, यानी वर्क डन ओवर टाइम. अब यहां पर एक गन की मदद से बुलेट को फायर किया गया है, तो बुलेट जब मूव करेगी तो वही वर्क डन क्या अपीयर होगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. अब काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, टोटल 6 बुलेट्स की. तो एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी. और फिर उसको टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दें, आपके पास पावर आ जाएगी. तो सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बुलेट. हर बुलेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी आप किसी एक की काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, हर एक का मैथ सेम है. इस काइनेटिक एनर्जी को मैं KE के साथ डैश लिख देता हूं. एक की बात हो रही है. 1/2 mv² फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का. सो दिस इज 1/2. m कितना है 0.04 और यहां पर आ जाएगा 700 उसके ऊपर स्क्वायर. सिंपल, आप कैलकुलेटर पकड़ें, 700 का स्क्वायर लें, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 7 का स्क्वायर 49 है, साथ 4 जीरोस आ जाएंगे. उसको 0.04 से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास वैल्यू बनेगी 9800. ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई कितनी, एक बुलेट की, इन जाउल्स. नाउ हमें तो पावर चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू जो ऊपर मैंने यूज किया था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, नंबर ऑफ बुलेट्स के साथ, डिवाइडेड बाय टाइम. ये मेन आपका फॉर्मूला बनेगा. अब इसमें पुट कर दें वैल्यूज और आपका आंसर आने लगे. कितनी निकली काइनेटिक एनर्जी 9800 एक बुलेट की. कितनी बुलेट्स थी 6. टोटल टाइम कितना लगा 60. तो यहां पर क्या होगा, ये 0 0 से कैंसिल और ये 6 इस 6 से कैंसिल. तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 980. पावर की बात हो रही है तो आप वॉट लिख लें, ये जाउल पर सेकंड भी आप मेंशन कर सकते हैं. तो लास्ट पे रिजल्ट बनाते हैं. हेडिंग में लिखते हैं रिजल्ट और यहां पर हम लिख देंगे सो रिक्वायर्ड पावर. हमें क्या चीज चाहिए थी, पावर चाहिए थी. तो मैंने लिखा रिक्वायर्ड पावर इज, कितनी निकल आई 980
वॉट, ये आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिया डाटा। डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ बुलेट्स थी, हमारे पास टोटल टाइम था, एक बुलेट की वेलोसिटी थी, एक बुलेट का मास था। हमने क्या किया, पावर का फॉर्मूला यूज किया, वर्क डन ओवर टाइम, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। सबसे पहले एक बुलेट की हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली 1/2 mv² के फॉर्मूले की मदद से, और वो निकली हमारे पास 9800 जाउल। और फिर मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स के साथ उसे मल्टीप्लाई किया और टाइम के साथ डिवाइड किया। आपके पास क्या निकल आई, पावर निकल आई। तो इजीली हम लोगों ने पावर डेवलप्ड बाय द गन फाइंड आउट कर ली। सो सिंपल। दिस इज टोटली अबाउट फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। अ फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर, ओके, direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 300 watt per meter square। अभी क्या चीज है watt per meter square, ये बेसिकली इंटेंसिटी है। फिर क्या कहते हैं हमें, if 75% of this energy can be converted into useful, यानी जो बेसिकली आउटपुट है वो 75% है, ओके। हमें करना क्या है, हाउ लार्ज एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 10 किलोवाट। अगर आप चाहते हैं कि 10 किलोवाट की सप्लाई जारी रहे तो कितना एरिया होगा प्लेट्स का। सबसे पहले लिखते हैं डाटा। मैं हेडिंग बनाऊंगा गिवन, यानी हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, सबसे पहले वो चीजें लिखते हैं। नंबर 1, रिक्वायर्ड पावर हमें कहा उसने 10 किलोवाट, यहां पर मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड जो पावर है, यानी जो पावर मुझे अचीव करनी है, जो सप्लाई करनी है उस फैमिली को, एक फैमिली यूज करना चाहती है इस पावर को, वो कितनी है, 10 किलोवाट, मतलब 10,000 वॉट। ओके, उसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इंटेंसिटी। कितनी गिवन है, उसने कहा एवरेज रेट गिवन है उसका 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी ये सोलर इंटेंसिटी है। सोलर, यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ही होती है। तो इंटेंसिटी कितनी है, 300 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर आगे एफिशिएंसी भी बता रहा है कि 75% जो एनर्जी है वो यूजफुल कन्वर्ट होती है, बाकी नहीं। ओके, एफिशिएंसी उसको ईटा सिंबल से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज 75%। और मुझे करना क्या है, चलते हैं रिक्वायर्ड में। मैंने हेडिंग बनाई रिक्वायर्ड, मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ प्लेट्स, या सिंपली मैं लिख देता हूं एरिया। एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब हम मूव करेंगे कैलकुलेशंस की जानिब। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस। क्या करना है हमने, एरिया फाइंड आउट करने से पहले क्या ये जो इंटेंसिटी हमें गिवन है, क्या ये सारी एनर्जी यूज हो रही है, आंसर विल बी नो। इसका 75% यूज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इफेक्टिव इंटेंसिटी निकालनी होगी, मतलब इसी 300 का 75% निकालना होगा। वही मैं चीज यहां पर लिखूंगा। सबसे पहले इफेक्टिव, यानी जो आउटपुट में काम आएगी, इफेक्टिव इंटेंसिटी, इफेक्टिव इंटेंसिटी उसको मैं आई डैश कह लेता हूं, और वो क्या होगा, 75% का मतलब क्या होगा, 75/100 मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या वैल्यू गिवन थी, 300, यानी इंटेंसिटी का मैंने क्या कर दिया, 75% निकालने का ये तरीका है कि उसको 75/100 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 225 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको मैंने आई डैश कह दिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ याद रखिएगा इंटेंसिटी, यही जो इफेक्टिव है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। आप कहेंगे सर कैसे, देखें वॉट होता है पावर का यूनिट और मीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट। तो ऊपर पावर नीचे एरिया, ये कौन सी पावर है, जो रिक्वायर्ड पावर है 10 किलोवाट। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, यहां से एरिया निकल आएगा, एरिया इस तरफ आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर डिवाइडेड बाय इफेक्टिव इंटेंसिटी, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 225, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 44.44 चलता जाएगा, और यूनिट होगा एरिया का मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये चीज याद रखिएगा, यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा।
इसी चीज को लिख देते हैं, हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले कौन सी, रिजल्ट की, और यहां पर हम लिख देंगे कि सो रिक्वायर्ड, हमें फाइंड आउट करना था एरिया इज, कितना निकल आया 44.44 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। इन शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने एफिशिएंसी बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी ने प्ले किया। 300 मुझे गिवन थी इंटेंसिटी, उसका 75% मैंने निकाला, उसके बाद हमें एरिया निकालना था और आउटपुट पावर उसने हमें बता दी हुई है कितनी चाहिए, और मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया। सबसे पहले 75% निकाला मैंने इंटेंसिटी का, और उसके बाद ये रिलेशन हमने असल में यूज किया इंटेंसिटी का पावर ओवर एरिया, और वहां से इजीली एरिया को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स, हमें वैसे भी ये वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड mass of sun is 1.99 into 10⁻30 kilograms. The sun is 160 million kilometer away from the earth. Find the value of gravitational potential energy. अब लेट से ये सन है और ये जमीन है जो कि सूरज के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब ऑब्वियसली इसका और सन का जो डिस्टेंस होगा इस कैटेगरी में वो रेडियस बनेगा, ये जो जमीन का पूरा पाथ बन रहा है। हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बेसिकली ये रेडियस है 160 मिलियन किलोमीटर, आर की वैल्यू सिर्फ ये याद रखिएगा, बाकी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सिंपली हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं गिवन। क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले, मास ऑफ अर्थ, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं मास ऑफ अर्थ हमें बता दिया गया है, और वो वैल्यू है m के साथ मैं e लिख रहा हूं 6 × 10⁻24 किलोग्राम। उसके अलावा मास ऑफ सन भी है, वो भी यहां पर लिख देते हैं, मास ऑफ सन। उसके साथ मैं क्या लिख लेता हूं, m के साथ छोटा सा मैं s लिख रहा हूं सिंबॉलिकली डिफरेंशिएट करने के लिए, 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम। और मुझे डिस्टेंस भी इन्हीं के दरमियान गिवन है, जमीन और सूरज के दरमियान, उस डिस्टेंस के लिए हम r लिख लेते हैं, एंड दैट इज 160 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, और किलोमीटर इसे कंबाइन कर लें, दिस इज 1.6 है और 10 की पावर ये 2 बनता है यहां पर, और बाकी 10⁻6 और किलोमीटर का मतलब है 10⁻3 मीटर्स। अब इसको देख लें, ये ओवरऑल 10⁻11 बन जाता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर्स, ये 2, 6 और 3 मिलके, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। हमें करना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मैं रिक्वायर्ड की हेडिंग बना रहा हूं, रिक्वायर्ड, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। और अब चलते हैं हम कैलकुलेशंस में, और सोचें कैलकुलेशंस में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह लें या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कह लें, उसका एक ही फॉर्मूला पड़ा था। एज वी नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला था हमारे पास -g इंटू दोनों मैसेज, यहां पर आएंगे मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय r। आपने बुक में पढ़ा होगा कैपिटल G और साथ स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ठीक है। यहां पर एक मास अर्थ का है, एक सन का है, नीचे r का मतलब उन्हीं के दरमियान डिस्टेंस है। अब वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें। G की वैल्यू माइनस एज इट इज 6.674 या 6.673 भी यूज होता है, इंटू 10⁻11। उसके बाद है मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, और फिर मास ऑफ सन है 1.99 × 10⁻30, और डिवाइडेड बाय है हमारे पास r जो कि है 1.6 × 10⁻11। अब सिंपली कैलकुलेटर पकड़ें, 6.674 उसको 6 से मल्टीप्लाई करें, उसको 1.99 से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1.6 पे डिवाइड कर दें। ये नंबर मैं सेपरेट करके भी लिख देता हूं, 6.674 इसको मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, मल्टीप्लाई करें 1.99 के साथ,
जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा 1.6 के साथ और बाकी 10 की पावर्स को कर लें कंबाइन। ये है -11, 24 प्लस 30 भी प्लस और नीचे क्या है 10 की पावर 11। अब क्या बनेगा ये आपके पास, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा 1.6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 49.8 और साथ 10 की पावर अब देख लें 24 और 30 मिलके बनेगा 54। 54 में से 11 माइनस करें, ये 10 की पावर बनेगी आपके पास 54 माइनस 11 दैट इज 43 और नीचे वाला 11 ऊपर जाके हो गया माइनस ये वाला 11, तो ये क्या बनेगा 43 में से 11 माइनस करें ये आपके पास बनेगा 32 और इधर क्या है 49.8 है, इसको कुछ यूं कर लें 4.98 कर लें, एक डिजिट की शिफ्टिंग हुई है तो आपके पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, और वो इस 32 से मिलके बनेगा 33, तो आपका रिजल्ट आएगा -4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 33 और चूंकि बात हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो यूनिट होगा जाउल्स। दिस विल बी दी आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के और वहां पे हम लिख देंगे कि क्या फाइंड आउट करना था मुझे, रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कितनी फाइंड आउट की हमने -4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 33 जाउल्स। दिस विल बी द रिजल्ट। सो सिंपल। हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या किया, हमें यहाँ पे मास ऑफ अर्थ भी गिवन था, हमें यहाँ पे मास ऑफ सन भी गिवन था 1.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर 30, हमें डिस्टेंस भी दरमियान में गिवन था, मुझे फाइंड आउट करनी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले डाटा लिखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और इजीली हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स इट। न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, उसका वेट है 98 न्यूटन्स, हमें वेट गिवन है 98 न्यूटन, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से हमने ड्रॉप किया। लेट से ये ग्राउंड लेवल है और यहां पर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट से मेरे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बॉल कंसिडर कर लें, यहां से आपने उसे ड्रॉप किया और ये जो हाइट है ये उसने हमें बता दी है 10 मीटर्स। ओके, वेट कितना है हमारे पास 98 न्यूटन जिसको आपने ड्रॉप किया। ओके, फिर क्या कहता है कि इट्स स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ऑब्वियसली वो यू मूव करता करता नीचे पहुंचेगा और जब वो ग्राउंड पर टकराने लगेगा तो उस लम्हे उसकी जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कहता है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मतलब है सारी की सारी स्टार्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होगा और वहीं से हमने वो फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो सबसे पहले लिखते हैं डाटा। मैंने यहां पर हेडिंग बनाई सबसे पहले गिवन, और गिवन में मैं सबसे पहले बताता हूं कि हमें क्या चीज बताई जा रही है। सबसे पहले हमें वेट बताया, वेट से हम आगे जाके मास निकालेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में भी और काइनेटिक एनर्जी के, क्यों आगे जाके बात करते हैं। वेट हमें बता दिया है 98 न्यूटन्स, हाइट हमें बताई है 10 मीटर। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं हाइट जो है h विच इज 10 मीटर्स, स्पीड उसने बताई हमें जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, आप इसको फाइनल स्पीड समझ लें, नीचे आके जब उसने हिट करना है फाइनल स्पीड कह लें या स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग कह लें, उसको मैं v कह लेता हूं, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। मुझे करना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, तो यहां पर हम लिख देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए मैं स्मॉल f का वर्ड यूज कर लेता हूं और ये आपके पास क्या है, बेसिकली रिक्वायर्ड जो आपने फाइंड आउट करना है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम इस टॉप लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और इस बॉटम लेवल पे हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अगर तो ये दोनों सेम होती फिर तो किसी भी किस्म का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए थी, फिर किसी भी किस्म का वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए था, यानी तमाम पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि फ्रिक्शन निकालनी है, इसका मतलब है तमाम पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो पहले इनको निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक को, और उन दोनों को निकालने से पहले इस वेट को इस्तेमाल करें और मास निकालें। सबसे पहले तो मैं मूव करूंगा सबसे पहले
कैलकुलेशंस की जानिब। तो यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस में सबसे पहले बच्चे आप लोग क्या करो, मैथ्स को फाइंड आउट करो क्योंकि वो यूज होना है। एज वी नो W का फॉर्मूला होता है mg। W कितना गिवन है 98, m निकालें और g की वैल्यू है 9.8। 9.8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 98 को जब आप 9.8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास मास निकल आएगा 10। सो मास इज 10 किलोग्राम्स। अब मास निकलने के बाद क्या होगा, मैं दोनों तरह की यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लूंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको यूं भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप भी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ मैं आई लिख रहा हूं जब आपने बॉल को ड्रॉप किया, mgh। यहां पर mg अलहदा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे mg मिला के वेट गिवन था। मैस निकालने का मेन मकसद था काइनेटिक एनर्जी निकालना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ m यूज होना है। बहरहाल यहां पर भी आप कर सकते हैं। m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 9.8 है, वही मल्टीप्लाई होके mg यानी वेट आ जाएगा 98 बन जाता है, कोई इशू नहीं है। और हाइट हमें गिवन है 10। सो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 इंटू 9.8 तो आपके पास क्या आएगा 980। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि 980 जाउल आपके पास क्या थी स्टार्टिंग में, पोटेंशियल एनर्जी थी उस ऑब्जेक्ट की। अब हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी चेक करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह लें या काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कह लें, एक ही बात है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ मैं लिखूंगा के ई और साथ में लिख रहा हूं एफ। वो क्या होगी 1/2 mv स्क्वेयर। सो 1/2 m कितना अभी मैंने निकाला 10 और v कितना था हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो ये 10/2 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर होगा 144। और आप क्या करें, इस 144 को 5 से मल्टीप्लाई करें। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आंसर आएगा 720। सो ये बना 720 जाउल। ये हमारे पास निकल आई काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, फाइनल। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज याद रखिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली है, बट हेयर याद रखिएगा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना वो आपके पास जीरो है, क्योंकि आपने एक बॉल को ड्रॉप किया था। ड्रॉप करते हुए शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इसी तरह याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल निकाली है अभी आपके सामने, वो 980 जाउल निकली है। लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर जीरो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ये जो मैंने डायग्राम बनाई थी यहां पर 98 जाउल पोटेंशियल है। जब वो यहां पर पहुंचेगा तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आप कहेंगे सर जीरो होगी, क्योंकि यहां पर आके उसकी हाइट ही जीरो होगी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 980, फाइनल जीरो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो और फाइनल कितनी है 720। अब क्या करें, हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पर हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू या यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम का वर्ड भी आप बोल सकते हैं। अब ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन में चूंकि एक बॉल को हमने ऊपर से ड्रॉप किया था तो वी कैन से कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो भी लॉस आया दैट इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क बाय फ्रिक्शन या वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने फ्रिक्शन को ही फाइंड आउट करना है और यहां पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 980 निकली है, काइनेटिक बॉटम पे निकली है 720, डिफरेंस आ रहा है। यहीं से हम काम करते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में सिंपल लिखूंगा 980, इसमें से कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉप पे 980 थी, बॉटम पे 0 थी, डिफरेंस 980 ही बनते हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी में 720 डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि टॉप पे कितनी थी काइनेटिक एनर्जी 0 जब बॉल को ड्रॉप किया या ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, और बॉटम पे कितनी है 720 प्लस वर्क बाय फ्रिक्शन। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां फोर्स कौन सी है फ्रिक्शन, और डिस्टेंस कौन सा होगा वो हाइट होगी, ठीक है। और हाइट कितनी है 10 मीटर, क्योंकि बॉल 10 मीटर नीचे आई है। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास ये है 980, इसमें से 720 इधर आके हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 10 टाइम्स फ्रिक्शन जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो 980 में से सबसे पहले 720 को
माइनस कर दें, ये बनेगा आपके पास 260 और फिर ये 10 इधर आके कर दें डिवाइड, तो यहां से क्या होगा, सीधा सीधा 0 0 से कैंसिल, तो आपके पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन एक फोर्स है विच इज 26 न्यूटन। सो दिस विल बी द रिजल्ट। यही चीज लिखते हैं लास्ट में रिजल्ट की हेडिंग बना के। सो वी कैन से, रिजल्ट की मैंने बनाई हेडिंग कि सो रिक्वायर्ड फोर्स कह लें या रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स कह लें, रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आप कह सकते हैं, दैट इज 26 न्यूटन्स। इन शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 98 था, हमने उसे ड्रॉप किया। तो मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले निकाली, फिर मैंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर हमने क्या किया, इन्हीं का डिफरेंस देखा। ये मेरे पास निकली 980, टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी निकली 980 और बॉटम पे जो काइनेटिक निकली वो 720 है। और मैंने फिर क्या किया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज किया कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, और वहां से इजीली मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। अ 75 वॉट फैन इज यूज फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे के लिए हम 75 वॉट जो फैन है उसको यूज करते हैं डेली फॉर 30 डेज, 30 दिन की बात हो रही है। करना क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड, हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। इलेक्ट्रिकल यूनिट्स का मतलब है आपको कन्वर्ट करना है kWh यानी किलोवाट आवर में, और फिर क्या कहता है दूसरे पार्ट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड आउट करें ऑफ द फैन अगर एक यूनिट की प्राइस कितनी है 22.5 रुपीज। सबसे पहले लिखते हैं डाटा। तो मैंने हेडिंग बनाई गिवन की, और यहां पर सबसे पहले मैं मेंशन करूंगा पावर। अब एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि मुझे किलोवाट आवर में जाना है तो पावर भी मैं किलोवाट में फाइंड आउट कर लूंगा यहीं पर। 75 वॉट है बेसिकली, आप इसी को वॉट से किलोवाट में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है तो 1000 से कर दें डिवाइड, तो ये बनेगा 0.075 किलोवाट। अभी भी ये किलोवाट है बेसिकली, तो 0.075 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज वापस आ जाएगी 75। ओके, हमें टाइम कितना बताया गया है, टाइम बताया जा रहा है 8 आवर्स, ठीक है, और कितने दिन है 30, सो 8 आवर्स हैं बेसिकली, और डेज कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डेज को मैं n कह लेता हूं, वो 30 हैं हमारे पास। ओके, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एनर्जी इन kWh, यहां पर मैं हेडिंग बनाता हूं सबसे पहले, रिक्वायर्ड मींस हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करनी है एनर्जी, और एनर्जी फाइंड आउट करनी है, उसने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदाज में, मतलब एनर्जी इन किलोवाट आवर्स मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल की वैल्यू भी बतानी है, कॉस्ट बतानी है, और एक यूनिट की प्राइस है 22.5 रुपीज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गिवन के अंदर, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है 22.5 रुपीज। ये डाटा आपको गिवन है और दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। कैलकुलेशंस में सबसे पहले मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है एनर्जी। एज वी नो, पावर का फॉर्मूला होता है W/T, यानी एनर्जी ओवर टाइम। यहीं से मैं कह सकता हूं कि जो एनर्जी है बेसिकली, एनर्जी कह लें, वर्क डन कह लें, एक ही बात है। एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये W बेसिकली यहां पर क्या है, एनर्जी। सो पावर इनटू टाइम, पावर कितनी है हमारे पास 0.075 किलोवाट, और टाइम कितना है 8 आवर्स, और कितने दिन है 30, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 बनता है इन आवर्स। अब इनको कर लें मल्टीप्लाई, सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, 30 को मल्टीप्लाई करें 8 से, ये आपके पास आ जाएगा 240, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.075 के साथ, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आपके पास वैल्यू आएगी 18। तो इसका मतलब क्या बना, उसने हमसे पूछा क्या था
कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट। सो एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है 18, यहां पर हम लिखेंगे के डब्ल्यू एच, यानी दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो ये चीज याद रखिएगा, इस तरह हम इजीली एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं। 18 के डब्ल्यू एच का मतलब 18 यूनिट्स भी आप कह सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है जी, अब हमें फाइंड आउट करने हैं मंथली बिल। तो बिल को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, मंथली बिल कह लें, एक्सपेंडिचर कह लें, उसका मतलब होगा नंबर ऑफ यूनिट्स कह लें, यानी प्रॉपर वर्डिंग है एनर्जी इन के डब्ल्यू एच मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट के जो भी आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसको 1 यूनिट की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। तो टोटल यूनिट से 18 अभी मैंने फाइंड आउट किए, और कॉस्ट कितनी है 22.5 रुपीज 1 यूनिट की। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 405। तो इसका मतलब है जो मंथली आपका एक्सपेंडिचर कह लें, जो बिल बना है वो 405 रुपीज बनता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और यही चीज मैं लास्ट पे अब रिजल्ट में लिखने जा रहा हूं। तो मैंने रिजल्ट की हेडिंग बनाई। सबसे पहले दो चीजें लिखनी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सो रिक्वायर्ड एनर्जी इज required energy is 18 kWh, यानी 18 kWh जो एनर्जी है ये कंज्यूम हो रही है, इतने यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड बिल यानी मंथली बिल, मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं कि मंथली बिल जो हमने फाइंड आउट करना था दैट इज 405 रुपीज। यूं हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। बेसिकली हमने किया क्या, जरा एक दफा रिकॉल करते हैं। ये क्वेश्चन था आपके सामने, हमें पावर मेंशन थी, हमें टाइम आवर्स में मेंशन था, नंबर ऑफ डेज भी मेंशन थे, और 1 यूनिट की प्राइस भी मेंशन थी। हमें क्या करना था, एनर्जी निकालनी थी। क्वेश्चन के अंदर वर्ड था एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, यानी एनर्जी इन KWH निकालनी थी, और हमने बिल फाइंड आउट करना था। सबसे पहले एनर्जी के लिए मैंने पावर का फॉर्मूला यूज किया, P इज इक्वल टू W/T। यहां से W का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। W मतलब एनर्जी है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया मंथली टाइम के साथ। 18 kWh यानी 18 यूनिट्स आ गई हमारे पास एनर्जी, और फिर उसी 18 को मैंने 1 यूनिट की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास आंसर आ गया 405 रुपीज। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड, एक ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, रीचेज अ हाइट ऑफ 5 मीटर एंड फॉल्स बैक टू अर्थ, फिर वो वापस आ गया। निग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करेंगे। यानी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया, लेट से मेरे पास एक बॉल है, उसको यहां से हमने बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो किया, वो टॉप पे पहुंची, और उसके बाद फिर वो वापस नीचे आ गई। उसने हमसे पूछा क्या है, कहता है नंबर 1 करो वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस 5 मीटर हाइट। यानी जब आप ऊपर की तरफ उसको लेके जा रहे थे तो आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, लेट से वो W1 है बाय द ग्रेविटी। फिर आपने क्या करना है, दूसरे पार्ट में वर्क डन बाय द ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट कम बैक टू द अर्थ, जब वो नीचे की तरफ लेके आ रहे थे वो भी आपने वर्क डन निकालना है। और फिर आपने क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है by the gravity in upward and downward motion. Also mention the physical significance of the result. वो एंड पे देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में मैं कुछ चीजें मेंशन करूंगा जो हमें बताई जा रही हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा मास, वो उसने हमें बताया 2 किलोग्राम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मास हमारे पास है 2 किलोग्राम। हाइट कितनी पे लेके जा रहे हैं, 5 मीटर। तो यहां पर मैंने लिखा हाइट एंड दैट इज 5 मीटर्स। फिर क्या कहते हैं, फॉल्स बैक टू अर्थ, ऑब्वियसली वापसी वाली भी हाइट 5 ही बनेगी। फिर क्या कहते हैं, हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, बल्कि 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। वो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड की हेडिंग बना के। सो रिक्वायर्ड, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी। नंबर 1 जो मुझे फाइंड आउट करना है, वर्क बाय ग्रेविटी, वर्क बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डाउनवर्ड भी आपने फाइंड आउट करना है। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो आपने वर्क डन बाय द ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। सिमिलरली
अगेन यही सेंटेंस लिखूंगा मैं अगेन कि वर्क डन लिख लें या वर्क बाय ग्रेविटी हमें फिर फाइंड आउट करना है, लेकिन इस दफा क्या होगा, ड्यूरिंग कौन सी, मैं लिखूंगा डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, और इसको हम कह लेते हैं W2, W2। और फिर मुझे क्या करना है, तीसरे नंबर पे मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। टोटल का मतलब यही होगा, दोनों निकलेंगे उनको मैं ऐड कर दूंगा, W1 और W2 को, तो टोटल वर्क डन उसको मैं W कह लेता हूं। अब हम चलेंगे कैलकुलेशंस की जानिब, तो हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस। सोचें वर्क डन बाय द ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है। आमतौर पे पहले सोचें वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। आप फौरन कहेंगे सर हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू F इंटू डी कॉज ऑफ थीटा। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, फॉर अपवर्ड मोशन। फॉर अपवर्ड मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट आप अपवर्ड लेके जा रहे होंगे तो फिर उस सिचुएशन में सोचें कि एंगल क्या होगा, फोर्स क्या होगी। सबसे पहली बात है फोर्स जो होगी वो वेट के बराबर है। आपने एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, जितना उसका वेट है उतनी फोर्स लगाएंगे। डी की जगह आ जाएगी हाइट, तो ये तो बन गया mgh, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट पे लेके जा रहे हैं। असल चीज है कॉज ऑफ थीटा, तो यहां पर आएगा कॉज ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लेके जा रहे होंगे तो याद रखिएगा बॉडी का वेट डाउनवर्ड है, कोई भी ब्लॉक है लेट से, उसका वेट डाउनवर्ड है, आप लेके जा रहे हैं उसे अपवर्ड, तो फोर्स यानी वेट और मोशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से कॉज ऑफ 180 आ गया। अब यही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। सबसे पहले मास क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 2 किलोग्राम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 5, और कॉज ऑफ 180 होता है -1, तो ये बनेगा 2 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 10, 10 इंटू 9.8, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ओवरऑल ये -98। क्या चीज निकली है, W1। सो W1 यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन मैंने फाइंड आउट कर लिया -98 जाउल। अब याद रखिएगा डाउनवर्ड मोशन में भी यही आएगा, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहां पर वही लिखूंगा मैं, फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब जब हम डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे तो वहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, वहां पर फॉर्मूला बनेगा W2 इज इक्वल टू अगेन वही फॉर्मूला mg साथ h यानी वही फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और इस दफा आएगा कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि जब एक बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो उसका वेट भी डाउनवर्ड है और आप उसे लेके भी डाउनवर्ड आ रहे हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटी लाने की भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वेट और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स कॉज ऑफ 0 आएगा। तो m वही है 2, g की वैल्यू 9.8 आ जाएगी, हाइट की वैल्यू 5 है, कॉज ऑफ 0 1 होता है। ओवरऑल ये आंसर 98 जूल आपका निकल आएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। अब क्या करें, अब हमने निकालना है टोटल वर्क डन, तो भाई दोनों को ऐड कर दें। नाउ मुझे फाइंड आउट करना था टोटल वर्क। अब टोटल वर्क मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, दैट इज W, तो आप इन दोनों वर्क डन को क्या कर दें, ऐड कर दें। पहला निकला -98 और बाद वाला निकला +98, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 0 जूल। और यही उसने पूछा था कि एंड पे सिग्निफिकेंस बताएं, तो सिग्निफिकेंस यहां पर यही है कि वर्क डन की जब बात हो ना बाय द ग्रेविटी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, यानी आपने एक जगह से स्टार्ट किया और अगर बॉडी उसी जगह पे वापस पहुंच गई है तो इसका मतलब है टोटल वर्क डन 0 होगा, क्योंकि जितना वर्क डन ऊपर जाने में होगा उतना ही नीचे आने में होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, हेयर वर्क डन जो है, टोटल पाथ जो है, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ कह लो, टोटल वर्क डन कह लो, वो 0 होगा। ये चीज याद रखिएगा, और यही चीज अब मैं लास्ट पे रिजल्ट में लिखने जा रहा हूं। तो मैंने हेडिंग दी रिजल्ट की, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि सो रिक्वायर्ड वर्क डन, सो रिक्वायर्ड, हमें वर्क चाहिए थे ना, रिक्वायर्ड वर्क्स आर, क्या निकले सबसे पहले -98 जूल,
यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में अपवर्ड कॉमा प्लस 98 जाउल और ब्रैकेट में लिख देता हूं डाउनवर्ड, जब बॉडी किधर आ रही थी नीचे की तरफ, एंड 0 जाउल मेरे पास आंसर आया। टोटल वर्क डन 0 आ गया। और ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंस में भी आप लिख सकते हैं एक सेंटेंस और कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0, यानी जब ऑब्जेक्ट उसी जगह पे वापस आ जाए तो टोटल वर्क क्या होता है, 0 होता है। तो इन शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, हमें क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन था उसमें मास और हाइट गिवन थी। उसने पूछा था अगर हम उसे अपवर्ड लेके गए हैं तो हमने क्या करना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट को 5 मीटर हाइट पे लेके गए हैं वो निकालो। अगेन वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट वापस आया वो निकालो, और फिर टोटल वर्क डन निकालो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डाटा लिखा और कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा यूज किया। जब बॉडी को अपवर्ड लेके गए तो कॉस 180 आया, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और डाउनवर्ड मोशन में दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसी वजह से वहां पे कॉस ऑफ क्या निकला, 0। उसकी वैल्यू 1 थी तो वैल्यू आ गई प्लस 98। और फिर टोटल निकालने के लिए इन्हीं दोनों को मैंने ऐड कर दिया और आपके पास रिजल्ट आ गया 0 जाउल। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 7 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, हमें सबसे पहले पावर बता दी गई है, इज यूज टू रन अ वाटर पंप। ओके, वाटर पंप टेक्स 15 मिनट्स टू फिल द टैंक, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 400 लीटर्स एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। एक हॉर्स पावर की वैल्यू बता दी है, हमें वैसे भी पता होनी चाहिए। हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल इनपुट वर्क और एक्चुअल आउटपुट वर्क। सबसे पहले लिखें डाटा, तो मैंने हेडिंग बनाई सबसे पहले गिवन, और गिवन में हम सबसे पहले लिखते हैं पावर। हमें पावर बताई गई है फर्स्ट लाइन में 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर हमें पता है वो इक्वल होती है 746 वॉट के। उसके अलावा हमें टाइम बता दिया गया कितने टाइम में पानी को फिल किया जाता है। सो टाइम है हमारे पास 15 मिनट्स। स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएं तो आप कहेंगे सर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो और ये रिजल्ट बनेगा 900 सेकेंड्स। अब क्या करें, उसके बाद कहता है 400 लीटर है जो कैपेसिटी है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कैपेसिटी वो कितनी है, 400 लीटर्स। और याद रखिएगा पानी के केस में 1 लीटर का मतलब 1 किलोग्राम ही होता है। कुछ क्वेश्चन में वो हिंट दे देता है, कुछ में नहीं देता, आपको पता होना चाहिए। मैं यहीं से लिख दूंगा साथ ही जो मैस है ना वो 400 किलोग्राम है। उसके पीछे यही रीजन है कि 1 लीटर का मतलब 1 किलोग्राम होता है पानी के केस में। सो मैस भी 400 ही है। ओके, उसके बाद हमें हाइट बता रहा है 10 मीटर, वो भी लिख लेते हैं, हाइट h 10 मीटर्स। और फिर दो चीजें हमसे पूछ रहा है, इनपुट एंड आउटपुट। तो यहां पर मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड की हेडिंग, और वहां पर ये दोनों चीजें मैं मेंशन करूंगा जो हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 इनपुट, एक्चुअल इनपुट कह लें या इनपुट एनर्जी कह लें, उसे मैं W1 कह लेता हूं। और इसी तरह मुझे फाइंड आउट करनी है आउटपुट, W2। इनपुट का मतलब है कि जो आपने उसे एनर्जी दी, आउटपुट का मतलब है जितना उसने काम किया। तो सबसे पहले चलेंगे कैलकुलेशंस में और सोचते हैं कैसे निकालें। हमें क्वेश्चन के अंदर पावर गिवन थी, हम उसी पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इनपुट एनर्जी तो निकाल लेंगे। एज वी नो पावर इज इक्वल टू W/T होता है ना, तो W1 आ जाएगा, ठीक है। और यहीं से इनपुट यानी W1 निकल आएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर है 746 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 900 सेकेंड्स। इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर ये रिजल्ट बनेगा 671,400 और यूनिट होगा जाउल, क्योंकि बात हो रही है इनपुट की। और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं किलो जाउल में, डेसिमल को 3 डिजिट्स करवाएं शिफ्ट, तो 671.4 किलो जाउल भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपके पास निकल आई, मैं यहां पर लिख देता हूं इनपुट एनर्जी। सो दिस विल बी द फर्स्ट रिजल्ट, पहला आंसर मेरा आ चुका है। अब हम चलेंगे आउटपुट की जानिब। नाउ आउटपुट कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि आउटपुट का मतलब क्या होगा कि एक मोटर है, उसने पानी को उठा के ऊपर लेके गई है, तो कितना पानी को ऊपर स्टोर करवाया है,
यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। सो आउटपुट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा, जब भी कोई पंप काम करता है, पानी को हाइट पे लेके जाता है, तो हाइट वाली एनर्जी को पोटेंशियल कहते हैं, यानी mgh। m कितना था क्वेश्चन के अंदर? 400 लीटर्स का मतलब 400 किलोग्राम। g की वैल्यू आप सब जानते हैं 9.8, और हाइट कितनी थी हमारे पास इस क्वेश्चन में? 10। अब आप इन तीनों को कर दें मल्टीप्लाई, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर ये रिजल्ट बनेगा 39200 जाउल, और ये आउटपुट क्या थी? बेसिकली W2 हमने कहा हुआ है, तो इसका मतलब है W2 मेरे पास ये निकल आया। आप इसे भी लिख लें किलो जाउल में, डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट करें तो ये बनेगा 39.2 किलो जाउल। सो दिस विल बी W2 मतलब आउटपुट। तो आपके सामने दोनों आंसर आ चुके हैं। अब यही दोनों आंसर्स हम लास्ट पे क्या करेंगे? रिजल्ट की हेडिंग बना के उसमें मेंशन कर देंगे। तो यहां पर मैं हेडिंग देता हूं रिजल्ट की। सो वहां पर हम लिखेंगे जो जो चीजें मैंने फाइंड आउट की हैं। सो इनपुट एंड आउटपुट वर्क, इनपुट एंड आउटपुट एनर्जीज भी कह सकते हैं, आप वर्क डन भी कह सकते हैं। दे आर, इनपुट मेरे पास कितनी निकली? 671.4, यानी 671.4 किलो जाउल, एंड आउटपुट क्या निकली हमारे पास? 39.2 किलो जाउल रिस्पेक्टिवली। यहां पर हम क्या लिख लेंगे? रिस्पेक्टिवली, क्योंकि सीक्वेंस से मैंने लिखी है, इसका मतलब है पहले वाली इनपुट है और बाद वाली आउटपुट है। इन शॉर्ट हमने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया है। इस क्वेश्चन का जो डाटा था उसमें से हमने सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने इनपुट निकालनी थी, पावर के फॉर्मूले से मैंने इनपुट निकाल ली, और उसके बाद आउटपुट को मैंने रखा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, और वहां से इजीली मैंने आउटपुट को भी फाइंड आउट कर लिया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करते हैं। अ पैसेंजर जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट एंड dragging his suitcase to luggage check-in desk. Okay, he pulls strap with the force of 200 न्यूटन। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बताइए, वो मैं देख रहा हूँ। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल कितना है? 45 डिग्री पे। टू द फ्लोर टू डिस्प्लेस 50 मीटर। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, एंगल कितना दरमियान में आ रहा है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है 45 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ उसने वो भी बता दिया हमें 50 मीटर। ओके, करना क्या है? फाइंड द या डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क डन फाइंड आउट करना है। कैसे करें? हम सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। तो गिवन के अंदर सबसे पहले 3 चीजें लिखेंगे, फोर्स है, एंगल है और डिस्टेंस है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले जो फोर्स अप्लाई की, वो फोर्स हमारे पास है 200 न्यूटन। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है ये, वर्क डन वाला सिंपल फॉर्मूला लगेगा। एंगल उसने हमें बता दिया 45 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट यानी कितना डिस्प्लेस किया उसने सूटकेस को, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डी लिखें, और वो है 50 मीटर यानी 50 मीटर्स। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? वर्क डन। तो यहां पर मैंने हेडिंग बनाई रिक्वायर्ड की, और वहां पर हम लिखेंगे वर्क डन, और वर्क को सिंबॉलिकली हम शो करेंगे W से। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। सोचें 2 मिनट के लिए, तो आप फौरन बताएंगे कि सर वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला हमने मेन पढ़ा था, and that is FD cos theta. So as we know, W is equals to F into D cos of theta. अब F कितना है हमारे पास? 200, D कितना है हमारे पास? 50, और cos कितना है? 45 डिग्री। तो ये क्या बनेगा आपके पास? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा, साथ ये तीनों जीरो एज इट इज, यानी ये 10,000 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय cos 45 क्या होता है? 0.707, या 1/√2 भी आप कह सकते हैं। तो अब कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7070, और यूनिट क्या होगा? जाउल। वैसे तो ये भी आंसर ठीक है, आप इसे किलो जाउल में लिखने, डेसिमल को 3 डिजिट्स मूव करवाएं तो डेसिमल 7 और 0 के दरमियान आ जाएगा, मतलब 7.07 किलो जाउल हम मेंशन कर सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन, और यही चीज लास्ट में हम लिख देंगे रिजल्ट में। तो यहां पर हेडिंग बनाते हैं रिजल्ट की, और उसमें हम लिख देंगे कि सो रिक्वायर्ड वर्क इज, रिक्वायर्ड
वर्क इज, कितना वर्क डन निकला हमारे पास 7.07 किलो जाउल। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, हमें क्वेश्चन के अंदर फोर्स भी गिवन थी, एंगल भी गिवन था, डिस्टेंस भी गिवन था, वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, एफ डी कॉस थीटा, वैल्यूज पुट की, हमारे पास इजीली आंसर आ गया। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात करते हैं। अ 1200 किलोग्राम कार, हमें मास गिवन है। सबसे पहले लिख लेते हैं साथ साथ डाटा, गिवन की हेडिंग बनाएं और सबसे पहले लिखें क्या चीज बताई जा रही है। तो यहां पर मैंने लिखा कि मास हमारे पास कितना है 1200 किलोग्राम। उसके बाद इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड भी बता दी है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, स्पीड को आप स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएं। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, आप 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करें और उसको 3600 से कर दें डिवाइड, तो ये रिजल्ट आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर ये रिजल्ट बनेगा 11.11 चलता जाएगा मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड, यानी हमें मास और स्पीड गिवन है। फिर क्या कहता है, हाउ मच पावर, हमने पावर को फाइंड आउट करना है, विल बी एक्सपेंडेड बाय 8, यानी कितनी पावर होगी टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो मैं लिख लेता हूं वो भी गिवन में। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बता दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, पावर। तो यहां पर मैं हेडिंग दूंगा रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में हम लिख देंगे जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, मींस पावर, पी। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचें कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाता हूं, आप सोचें फॉर्मूला, कैलकुलेशंस। पावर का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम वर्क डन ओवर टाइम की बात करें, क्या वो फॉर्मूला यहां पर सूट करता है, चेक कर लें। एज वी नो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, एफ इंटू डी लिख लो, डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप कहेंगे सर यहां पर ये जो डी ओवर टी है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या डिस्टेंस ओवर टाइम समझ लें, ये तो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है। तो पावर का एक नया फॉर्मूला आ जाता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ना भी ऊपर वाले 2 स्टेप्स करें, कोई इशू नहीं है। हाँ, हमें क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी तो गिवन है लेकिन फोर्स गिवन नहीं है, लेकिन फोर्स की जगह फोर्स का फॉर्मूला तो पुट किया जा सकता है ना। यानी हम यूं तो कर सकते हैं, P इज इक्वल टू, फोर्स की जगह लिख लें MAV एज इट इज, और साइड पे हिंट बता दें कि मैंने F की जगह क्या पुट किया है, MA, न्यूटन सेकंड लॉ। अब वैल्यूज पुट कर दें। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें मास गिवन था 1200, वेलोसिटी भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। पुट करें, मास कितना है 1200, एक्सेलरेशन है 2, और वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, मल्टीप्लाई बाय कर दें 11.11। सिंपल, कैलकुलेटर पकड़ें, तीनों नंबर्स को कर दें मल्टीप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आपका रिजल्ट आएगा 2 के साथ 4 टाइम्स 6 आएगा, और फिर डेसिमल के बाद भी 6 चलता जा रहा है, तो मैं 6 7 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये जो वैल्यू ना 11.11, ये 11.1111 काफी मरतबा आपने डेसिमल के बाद लिखना है, आपको एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल जाएगी। वैसे तो यही आंसर है वॉट्स में, हाँ इसको किलो वॉट में कर लें, डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट कर लें तो 26.66 चलता जाएगा। तो राउंड ऑफ करके आप यूं कह सकते हैं 26.67 कर लें, राउंड ऑफ कर लें, और साथ लिख लें किलो वॉट। दिस विल बी द रिक्वायर्ड पावर, और यही चीज अब मैं लास्ट पे लिख दूंगा रिजल्ट में। तो यहां पर हेडिंग देते हैं रिजल्ट की, और यहां पर हम लिख देते हैं कि सो रिक्वायर्ड पावर इज कितनी निकली, 26.67 किलो वॉट। वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। सो सिंपल। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो डाटा गिवन था उसमें हमें स्पीड, मास और एक्सेलरेशन गिवन था। इन्हीं तीनों को यूज करते हुए पावर निकालनी थी। पावर का फॉर्मूला मैंने बनाया F इंटू वी, और F की जगह MA लिखा। तो ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन थी, पुट की, और मैंने इजीली आंसर फाइंड आउट कर लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। हम 10 मीटर हाइट पे ले गए एंड देन ड्रॉप, फिर उसे हमने
ड्रॉप कर दिया। ओके, लेट्स से ये ग्राउंड लेवल है, आप इसे 10 मीटर हाइट पे एक एप्पल को ले गए, लेट्स से ये एप्पल है, ठीक है। कितनी हाइट है हमारे पास? 10 मीटर्स, ये हमें हाइट बता दी गई है फ्रॉम द ग्राउंड। फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया। आगे क्या कहते हैं, उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब वो आके नीचे हिट करेगा ग्राउंड पे तो बताएं जी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और एक हिंट भी बता रहा है कि अज्यूम दैट टोटल, आपने यहाँ पर आइडियल केस इस्तेमाल नहीं करना कि टॉप पे जितनी भी पोटेंशियल है बॉटम पे उतनी ही काइनेटिक हो जाएगी, वहां से वेलोसिटी निकालेंगे, ऐसा नहीं है। उसने कहा 75% ऑफ द वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि यहाँ पे आपने टॉप से जब इस एप्पल को छोड़ना है तो वो सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका 75% कन्वर्ट होगा। ओके, फिर क्या कहते हैं, बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। हमने यही कॉन्सेप्ट यूज करना है और हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ऑन हिटिंग द ग्राउंड। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, फिर देखेंगे क्या करना है। गिवन में हमें क्या चीज बताई जा रही है? सबसे पहले मैस है, तो मैस लिख लें। मैस हमें बताया जा रहा है 200 ग्राम्स, इसे 1000 पे डिवाइड कर लें तो ये 0.2 किलोग्राम हमारे पास मैस आ गया। हाइट कितनी पे लिफ्ट करना है? 10 मीटर, तो हाइट उसको एज कह लेते हैं, 10 मीटर हाइट तक हम उसे लेके गए हैं एप्पल को, एंड देन ड्रॉप्ड। हमें करना है क्या? वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो भी लिख लेता हूं मैं यहां पर। वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड को हिट करने लगेगा एप्पल, आपने वो वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, उसको वी कह लें। ये रिक्वायर्ड है, इसके लिए मैं रिक्वायर्ड की हेडिंग बना रहा हूं यहां पे। अभी गिवन में एक और चीज मैंने लिखनी है, वो 75% वाली कहानी, यानी 75% जो है वो कन्वर्ट होता है किस में? काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर मैं लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ वर्क ट्रांसफर्ड टू, यानी कितना परसेंटेज ट्रांसफर हुई? ट्रांसफर्ड टू काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है? 75%। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब, तो हेडिंग बना लें कैलकुलेशंस और सोचें क्या करें। सबसे पहले तो एक काम करते हैं ना, जब आप एक एप्पल को एक हाइट पे लेके गए हैं तो उसी टॉप लेवल पे आप निकालें पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर मैं लिखता हूं कि एज पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले तो वो निकालें ना, क्योंकि जो आपने एक एप्पल को ऊपर लेके गए हो ना, यही पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट जो है ना, यही बेसिकली वर्क डन होगा इन लिफ्टिंग द एप्पल अपवर्ड। मतलब जो क्वेश्चन में वर्डिंग थी ये वाली, वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल, यहां पर लिख सकते हैं आप कि वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल, कि एप्पल को अपवर्ड लेके जाने में जितना वर्क आपको करना पड़ेगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? आप कहेंगे सर mgh, और हम निकाल क्यों रहे हैं अभी आगे जाके आपको पता लग जाएगा। mgh, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें मैस कितना गिवन था? 0.2। जी की वैल्यू आप सब जानते हैं 9.8 होती है, और हाइट की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, दैट इज 10 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आपका रिजल्ट आ जाएगा 19.6 जाउल। ये हमने निकाली पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। अब ये जो एनर्जी है ना, यही तो बेसिकली वर्क डन था इन लिफ्टिंग। अब इसी एनर्जी का 75% जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नाउ जो उसने हमें बताया ना बेसिकली, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ना, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी जब जमीन को वो एप्पल टकराने लगेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हिटिंग द ग्राउंड। और उसने क्वेश्चन में बता दिया था कि वो 75% है। 75% का मतलब है 75/100 मल्टीप्लाई बाय यही क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, यानी वर्क डन इन लिफ्टिंग द हाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 75% निकाल लेंगे इसी नंबर का, तो ये बनेगा 0.75, और पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने निकाली है 19.6। अब 0.75 को 19.6 से मल्टीप्लाई करें
आपके पास नंबर आएगा 14.7 और यूनिट क्या होगा, जाउल। ये हमने फाइंड आउट कर ली काइनेटिक एनर्जी। अगर तो आइडियल केस होता तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास वही काइनेटिक होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर नहीं है क्योंकि उसका 75% यूज हुआ है। और अब यही काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए वेलोसिटी निकालनी। नाउ फॉर वेलोसिटी, मुझे वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो कि एप्पल जब ग्राउंड के साथ हिट करने लगेगा वो वेलोसिटी कितनी है। उसके लिए अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। यहां से वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लें। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू v²। और v निकालने का मतलब क्या होगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास अंडर रूट। अब वैल्यूज पुट करें, वेलोसिटी निकल आएगी। 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी निकली मेरे पास 14.7, अभी मैंने ऊपर निकाली, और मास कितना था 0.2। कैलकुलेटर पकड़ें और जो भी रिजल्ट आएगा उसका अंडर रूट ले लें, तो आपके पास वेलोसिटी निकल आएगी 12.1 और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। यही आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। तो हम बनाते हैं रिजल्ट की हेडिंग। यहां पर मैंने हेडिंग बनाई रिजल्ट, यहां पर लिख देते हैं सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी निकली, इज 12 कह लें या 12.1 मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि एक एप्पल को हम हाइट पे लेके जाके हमने ड्रॉप कर दिया था, और वो जो एनर्जी थी ना उसका 75% काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी निकालें। तो सबसे पहले तो मैंने टॉप पे पोटेंशियल निकाली। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई 19.6 जाउल, तो मैंने उसका 75% निकाला और वो निकला 14.7 जाउल, जो कि काइनेटिक एनर्जी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और उसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए उसका फॉर्मूला 1/2 mv² है, वहां से हमने वेलोसिटी निकाली जो कि 12.1 मीटर पर सेकंड निकल आई।